Dear students, today we will be discussing our next lecture, lecture number 6th, which is on metacentric point and metacentric height. कल के लेक्चर में हमने देखा था अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़. स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ में हमने देखा था फॉर स्टेबल कंडीशन मेटासेंट्रिक पॉइंट शुड लाई अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच लाइज अबव सेंटर ऑफ बायोंसी. अब हम देखते हैं कि वो मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या था. आप देखिए, एक फ्लोटिंग बॉडी जिससे एक वर्टिकल एक्सिस पास हो रही है, इस वर्टिकल एक्सिस पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई करेगा एंड सेंटर ऑफ बायोंसी भी लाई करेगा. मैंने इस फ्लोटिंग बॉडी को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट किया. जैसे ही मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट किया, आप देख रहे हैं इसकी सबमर्ज्ड वॉल्यूम चेंज हो गई. मैं बोल सकता हूँ सबमर्ज्ड शेप चेंज हो गई. सबमर्ज्ड शेप चेंज होने से सेंटर ऑफ बायोंसी पॉइंट विल शिफ्ट बी डैश. अब नए सेंटर ऑफ बायोंसी पॉइंट से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए. ये वर्टिकल लाइन जो पुराने वाली वर्टिकल लाइन थी उसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक पॉइंट. आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The point of intersection between an imaginary line drawn vertically through the center of buoyancy and center of gravity, that is this line, which intersects the imaginary line, vertical line drawn through new center of buoyancy. ये वाली वर्टिकल लाइन जो नई वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक पॉइंट. आप ये भी बोल सकते हैं कि नई सेंटर ऑफ बायोंसी जिस पॉइंट पे एक्ट करेगी उसको हम बोल देंगे मेटासेंट्रिक पॉइंट. अब देखिए स्टेबल कैसे हुआ ये. मैंने मूवमेंट अप्लाई की इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन रिएक्टिव मूवमेंट किस डायरेक्शन में आ रही है? मेटासेंट्रिक पॉइंट पे लग रही है बायोंट फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है वेट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. इन दोनों फोर्सेस को मिला के जो मूवमेंट आ रही है वो आ रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अप्लाइड मूवमेंट थी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिएक्टिव मूवमेंट है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यानी कि ये अप्लाइड मूवमेंट को न्यूट्रलाइज कर रहा है. दैट्स वाई दिस इज स्टेबल. तो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज स्टेबिलिटी कंडीशन इज मेटासेंट्रिक पॉइंट lies above center of gravity which lies above center of buoyancy. Also we can say that when we give small angular tilt to the body, metacentric point के about हमारी body oscillate करेगी. That is, it is that point about which body is oscillating under small angular tilt given to the body. Now let's see second point which is metacentric height. देखिए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंट्रिक पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट. डेफिनेशन देखिए, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट. अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? मेटा सेंटर को मैं लिखूंगा GM, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंट्रिक पॉइंट, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ IS. याद रखिए IS क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताऊंगा. अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बायोंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब देखिए इस IS का मतलब क्या है. इसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन कट बाय द फ्री सरफेस लेवल ऑफ द लिक्विड. एग्जाम्पल आप ये देखिए, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये वाटर में फ्लोट कर रही है. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किस शेप का निकालना है? फ्री सरफेस पे बॉडी जो इंटरसेक्ट करेगी और जो शेप बनाएगी, दैट इज आपको लेना है सर्कुलर शेप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आगे देखिए, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट
we will decide whether floating body is stable, unstable or neutrally stable. If metacentric height is greater than 0, then we will say that floating body is stable. If metacentric height is equal to 0, तब हम उसे बोलेंगे न्यूट्रली स्टेबल कंडीशन. If metacentric height is less than 0, then floating body will be unstable. अब फिर देखते हैं. मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू IS अपॉन में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस BG. इस मेटा सेंटर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको ये 3 बातें याद रखनी है. नोट 1 तो है अबाउट मेटासेंट्रिक वैल्यू. इफ़ ग्रेटर देन 0 स्टेबल, इफ़ इक्वल टू 0 न्यूट्रली स्टेबल, इफ़ लेस देन 0 अनस्टेबल. अब आप ये 2 एग्जाम्पल कंसीडर कर लीजिए, एक सिलेंड्रिकल एंड एक कॉनिकल. ये एक सिलेंडर है जिसकी डेप्थ है हाइट h, कैपिटल H. ये अभी लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है अप टू हाइट स्मॉल h. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल R. अब हमें पता है मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू IS अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस BG. इसमें हम IS क्या लेंगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन ऑफ बॉडी विच इज़ इंटरसेक्टेड बाय द लिक्विड. अब लिक्विड जहाँ पे कट कर रहा होगा वो सिलेंडर की शेप ये क्या बनेगी, उस प्लेन की शेप दैट इज सर्कुलर. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का क्या होता है? पाई R पावर 4/4. ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. अब देखिए G मैं कितना लाऊंगा? हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सिलेंडर के केस में टोटल हाइट बाई 2. सेंटर ऑफ बायोंसी होगा स्मॉल h/2. टोटल हाइट का हाफ हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड जितना इमर्ज्ड है उसका हाफ हो गया सेंटर ऑफ बायोंसी. तो BG कैसे कैलकुलेट करेंगे? G माइनस B इज इक्वल टू h/2 माइनस स्मॉल h/2 दैट इज हाफ कॉमन कैपिटल H माइनस स्मॉल h. आगे देखिए इन कॉनिकल केस में भी IS में क्या लूँगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन विच इज़ इंटरसेक्टेड एट द लेवल ऑफ लिक्विड. लिक्विड के लेवल पे जो प्लेन होगा बॉडी का, अब ये भी सर्कुलर बनेगा लेकिन इसका रेडियस कैपिटल R के इक्वल नहीं होगा. लेट अस अज्यूम इट्स रेडियस स्मॉल r. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? पाई R 4/4. सिमिलरली G कितना हो गया? इन केस ऑफ कॉन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट 3h/4. अगर इसकी टोटल डेप्थ h है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी 3h/4 पे. सिमिलरली सेंटर ऑफ बायोंसी लाई करेगी इमर्ज्ड सेक्शन के 3/4 पे दैट इज 3/4 इंटू स्मॉल h. BG हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? G माइनस B दैट इज 3/4 कैपिटल H माइनस स्मॉल h. आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का. ये फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2πr अपॉन में रूट ऑफ G इंटू GM. यहाँ पे देखिए R क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन. G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड GM है मेटासेंट्रिक हाइट. GM का फॉर्मूला हम देख चुके हैं दैट इज GM इज इक्वल टू IS अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस BG.